हेलो दोस्तों। सो वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी देखो दोस्तों, पिछले दो पार्ट में हमने पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का दो पार्ट के बारे में बात किया। आप अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लेना ताकि आप समझ पाओ। और ये जो थर्ड वीडियो है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियल डिबेट्स के बारे में। ठीक है। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने अब तक क्या डिस्कस किया। हमने अब तक डिस्कस किया कि अब तक जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का फोकस था, वो कैसे, मतलब वो इसमें था कि कैसे कॉलोनाइजेशन ने, हाँ, पॉलिटिकली, सोशियली, कल्चरली एंड साइकोलॉजिकली इंडिजिनस लोगों को इफेक्ट किया। ठीक है। तो और जो डिस्कशन हमने किया लास्ट दो वीडियो में, वो मेनली सेंटर्ड था किसमें? इन्वेडर कॉलोनीज में। ठीक है। कैसे टाइप का कॉलोनीज? कॉलोनीज मतलब जो जोर जबरदस्ती बनाया गया था नॉन व्हाइट लोगों के बीच में। किन जगहों पे दोस्तों? इंडिया, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन जगहों पे बनाया गया। ठीक है। अभी देखो दोस्तों, इन जगहों के बीच में ना कोई डिबेट नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कि ये डिबेट कहां से आया। अभी मैं बोलता हूँ डिबेट कहां से आया दोस्तों। ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल जो स्कॉलर्स है ना दोस्तों, वो जनरली एग्री करता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस, ये पोस्ट कॉलोनियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काफी टाइम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों। और ये खुद ब खुद एक कॉलोनाइजिंग पावर बन चुका था उस टाइम तक। मतलब इसने कई और जगहों को कॉलोनाइज किया है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स को कॉलोनाइजिंग मतलब देश नहीं कहा जाता। समझ गए दोस्तों? और फिर आयरलैंड को भी मतलब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में नहीं लिया जाता। क्यों क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये बहुत डीपली कनेक्टेड है किसके साथ? ब्रिटिश कल्चर के साथ। ठीक है। लेकिन कुछ आयरिश लोग हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न आइलैंड में रहते हैं, वो इस व्यू से डिसएग्री करते हैं। क्यों क्यों डिसएग्री करते हैं दोस्तों? क्योंकि जो डब्ल्यू बी ईट्स है ना, डब्ल्यू बी ईट्स, ये एक आयरिश पोइट है। तो इसका जो पोएट्री है, इसका जो पोएम्स है, उसमें ना आपको एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस दिखेगा टुवर्ड्स कॉलोनियलिज्म। ठीक है। समझ गए? अभी देखो दोस्तों, अभी मेन डिबेट शुरू होता है किसके बारे में? व्हाइट सेटलर कॉलोनीज के बारे में। मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। तो डिबेट इस बात पे है कि ये जो व्हाइट सेटलर कॉलोनीज है ना दोस्तों, इनको भी क्या पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में इंक्लूड करना चाहिए? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो एक साइड का आर्गुमेंट ये है दोस्तों, जो कि मतलब अगेंस्ट है इस चीज के कि इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है ना दोस्तों, should be limited to third and fourth world riders। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन वर्ल्ड को कैसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो आर्ग्यू करता है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज इनके बीच में ही होना चाहिए दोस्तों। समझ गए दोस्तों? तो लेकिन क्यों? तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों क्यों इनके बीच में ही होना चाहिए? क्योंकि ये जो व्हाइट सेटलर कल्चर है ना दोस्तों, इनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सेम रेस है, सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चरल बैकग्राउंड है। मतलब मैं समझ आपको दोस्तों। ठीक है। देखो दोस्तों, मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को ना बस थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड के साथ तुम कनेक्टेड रखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम उन देशों को भी कनेक्ट करोगे जहां पे व्हाइट लोग रहते हैं, तो वो एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, व्हाइट लोगों का रेस सेम है, लैंग्वेज भी सेम है दोस्तों। ठीक है। लैंग्वेज भी सेम है एंड कल्चरल बैकग्राउंड भी सेम है दोस्तों। ठीक है। और ये जो कॉलोनीज है ना दोस्तों, व्हाइट सेटलर कॉलोनीज जिन्हें कहा जाता है, ये ना ब्रिटेन को एज ए मदर कंट्री देखते हैं दोस्तों। ठीक है। कोई एनिमी की तरह नहीं, या कोई ऑप्रेसर की तरह नहीं।
उनको इनफैक्ट बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है दोस्तों। कैसे ट्रीट किया जाता है दोस्तों? बहुत अलग तरीके से। ठीक है दोस्तों, समझ गए? उनको सेल्फ गवर्नमेंट अलाउ किया जाता था और उनको इनफैक्ट डोमिनेशन स्टेटस भी दिया जाता था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो व्हाइट सेटलर्स है ना दोस्तों, हाँ, इनफैक्ट ये खुद नॉन व्हाइट लोगों को, लाइक नॉन व्हाइट लोगों के ऊपर ऑप्रेस किए थे। जैसे कि देखो, अगर कोई जगह है दोस्तों, सोचो, ठीक है, एक जगह है यहाँ पे नॉन व्हाइट लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ व्हाइट लोग रहने गए, जाके सेटल हो गए, डोमिनेंट बन गए, फिर ब्रिटिश ने आके उन जगहों पे कब्जा किया। समझ गए दोस्तों? आपने समझ आई पॉइंट? ओके। तो दोस्तों, कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, कि अगर तुम इन व्हाइट सेटलर कल्चर्स को पोस्ट कॉलोनियल में इंक्लूड करोगे, तो तुम इग्नोर करोगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल रेस ने, रेस मतलब तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा कलर, ठीक है, तुम्हारा जाति, इसने प्ले किया। हाँ, और अभी भी प्ले कर रहा है इन कोलोनाइजेशन। ठीक है, और इनफैक्ट आज के इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में भी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने तुमको बोला एक साइड का आर्गुमेंट, अभी ऑब्वियसली दूसरे साइड का आर्गुमेंट भी होगा। ठीक है, जो लोग मानते हैं कि व्हाइट सेटलर कॉलोनीज को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, क्यों? देखो, तो जो मेन आइडिया है ना दोस्तों पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का, वो है, मतलब वो है अबाउट किस बारे में? रेजिस्टिंग कॉलोनियल डोमिनेशन, मतलब तुम कॉलोनियल डोमिनेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो व्हाइट सेटलर कल्चर है ना दोस्तों, इन्होंने भी बहुत ज्यादा ब्रिटिश कल्चरल डोमिनेंस को सफर किया। ठीक है, भले ही ये बहुत सटल था, उतना ज्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने सफर किया। ठीक है, और इनका जो कल्चर है, इसके बीच में कोई क्लियर लाइन नहीं है बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड। ठीक है, तो वो कहते हैं कि देखो, जो नॉन व्हाइट कॉलोनिस्ट थे, उनमें तो काफी इजी था कि तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है, क्योंकि जो ब्राउन स्किन है वो हमारा है और जो व्हाइट स्किन है वो उनका है। लेकिन ये जो व्हाइट सेटलर कॉलोनीज है, ये लोग बहुत कंफ्यूजन में जी रहे थे कि कौन अपना है कौन दूसरे का है। ठीक है, सो इनकी वजह से, मतलब ये एक डबल कॉन्शियसनेस फील कर रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले समझाया था, फिर भी मैं बोल देता हूँ। क्या है डबल कॉन्शियसनेस? है अ स्प्लिट बिटवीन हु दे वेयर एंड व्हाट ब्रिटिश कल्चर एक्सपेक्टेड देम टू बी। मतलब वो कौन है, लेकिन ब्रिटिश कल्चर उनसे उनको मतलब क्या बनाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है ना दोस्तों, ये जो डोमिनेशन है, ये सिमिलर है, शायद उतना ज्यादा रैपिड, उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सटल है, लेकिन ये बहुत सिमिलर है उन ऑपरेशन के साथ जो नॉन व्हाइट लोगों ने फेस किया। ओके, समझ गए दोस्तों आप लोग? ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सही, इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो देखो, तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमें इन इन लिटरेचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बस व्हाइट लोगों ने लिखा है। ठीक है, और हमें ये चीज ऑटोमेटिकली मतलब एज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो भी लिटरेचर नॉन व्हाइट मतलब नॉन व्हाइट लोगों ने लिखा है, वो एंटी कॉलोनियल है। मतलब देखो दोस्तों, सोचो, मैं इंडियन हूँ, मतलब मैं इंडियन हूँ ऑब्वियसली, अगर मैंने कोई लिटरेचर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो एंटी कॉलोनियल के ऊपर ही लिखा है। हो सकता है मैं कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट भी कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये स्कॉलर ये बोलते हैं कि हमें बायस नहीं रहना चाहिए, बस मतलब नॉन व्हाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आता है, इज कॉलोनियलिज्म रियली ओवर? देखो, ये जो टर्म है ना दोस्तों, पूरा जो टर्म ही है ये पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, ये टर्म ही बताता है कि कॉलोनियलिज्म एक पास्ट का चीज है, एक कुछ ऐसा चीज जो बहुत पहले खत्म हो चुका है। लेकिन टाइसन का बुक पढ़ने के बाद, या हाँ, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे
कि ये जो कॉलोनियलिज्म है ना दोस्तों, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। कैसे? देखो, पहले क्या होता था? पहले कॉलोनियलिज्म पावरफुल कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, वो लोग क्या करते थे? डायरेक्टली दूसरे नेशंस को रूल करते थे। ओके, थ्रू देयर गवर्नर्स, मिलिट्री या एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन अब एक नए टाइप का कॉलोनियलिज्म आ चुका है दोस्तों, जो कि है न्यू कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब ही है क्या दोस्तों? न्यू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, समझ गए दोस्तों? ओके, देखो इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं दिखा गया है, ठीक है, लेकिन क्या करता है ये जो बड़े बड़े कंट्रीज है, ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रेशर यूज करता है टू डोमिनेट वीकर कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए? अभी देखो, एक सवाल उठता है अंदर कि ये जो नए टाइप का कॉलोनाइजिंग है, ये कर कौन रहा है? ओके, आंसर है, देखो पहले क्या होता था, पहले जो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन इंपायर था, वो कंट्रोल करते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो कि पावरफुल कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, जो कि अब बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज बन चुका है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, अभी देखो ये जो कंपनी है, बड़े बड़े कंपनीज, ये क्या करती है? लेबर्स ले जाती है दोस्तों दूसरे देशों से, और बहुत ही मतलब कम पैसों से। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ना लोकल बिजनेस को हार्म होता है। ठीक है, फिर कल्चरल ट्रेडिशन वीक हो जाता है, और इन्वायरमेंट का भी डैमेज होता है दोस्तों। समझ गए? ठीक, तो देखो अभी ये जो नियो क्लास कॉलोनियलिज्म, सॉरी, अभी ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है, इसको इन्फोर्स कैसे किया जाता है? देखो, नियो कॉलोनियलिज्म को ना सपोर्ट करता है पपेट रिजिम्स, मतलब जो लोकल रूलर्स है, जिनको पैसा दिया जाता है, या फिर ये इन्फ्लुएंस होता है बिग कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब देखो दोस्तों, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज, कि कुछ कंपनी से, हमारे देश का अपना खुद का लोकल कंपनीज, वो क्या करती है? वो ना जो बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज है, उनका इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, ना कि अपने खुद के लोग का। ओके, ओके, और कैसे करता है ये, मतलब और कैसे न्यू कॉलोनिज्म को सपोर्ट करता है? फंडिंग ट्रूप्स, ठीक है, और मिलिट्री हेल्प से, कि जिसके पास ज्यादा मिलिट्री होगा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो देखो, जस्ट लाइक ओल्ड colonialism, मनी एंड पावर रूल, एंड देयर आर नो फेयर रूल्स बीइंग फॉलोड। मतलब अब, मतलब देखो, पहले भी और अभी भी कोई फेयर रूल्स नहीं होता इसके लिए, कि कौन किसको कंट्रोल करेगा दोस्तों। जिसके पास पैसा और पावर है, वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं दोस्तों, जो कि है कल्चरल इंपेरियलिज्म। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ धीरे धीरे। ओके, देखो दोस्तों, जो इकोनॉमिक डोमिनेशन है, जो मैंने आपको अभी बोला, वो तो हो ही रहा है, लेकिन कल्चरल डोमिनेशन भी हो रहा है, जिसको कहा जाता है कल्चरल इंपेरियलिज्म। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको मतलब समझा दो अभी चीजें। कल्चर ऑफ ए पावरफुल कंट्री स्टार्ट्स टू रिप्लेस द कल्चर ऑफ ए वीकर वन। मतलब देखो दोस्तों, सोचो, अमेरिकन कल्चर बहुत, यू नो अमेरिकन, क्योंकि देखो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, तो लोग उसके जो कल्चर है उसको एडमायर करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा जो अपना देश का कल्चर है, वो वीक होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये द वीकर कंट्री, ये आप इंडिया का एग्जाम्पल लो, आप बहुत अच्छे से समझोगे। द वीकर कंट्री स्टार्ट्स एडॉप्टिंग द पावरफुल कंट्रीज फूड, मतलब हम बाहर के देशों का खाना एडॉप्ट करते हैं, क्लोथ्स एडॉप्ट करते हैं, मूवीज, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वैल्यूज एंड वे ऑफ लाइफ। मतलब ऑलमोस्ट, देखो मैं इसको आप किसी और से रिलेट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं आपको इंडिया से ही रिलेट करना चाहता हूँ दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों, ये इंडिया का खाना, क्लोथ्स, मूवीज, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वैल्यूज एंड वे ऑफ लाइफ कितना ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है। इनफैक्ट, अगर ये बाहर के देशों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं
कि देखो बाहर का देश कितना डेवलप हो चुका है, लेकिन इंडिया अभी भी बैकवर्ड है। ठीक है। अगर कोई, देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज ज्ञान का बात बताता हूँ आपको। अगर कोई आपको ये चीज बोले ना कि तुम बाहर का देश को देखो, उसको फॉलो करो, या वो कितने अच्छे मॉडर्न स्टैंडर्ड है, तो तुम बोलो कि अपने पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी से निकल और इंडियन बन। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, ओवर टाइम जो हमारा अपना कल्चर है ना दोस्तों, वो कैसा लगने लगता है, वो डोमिनेंट कल्चर का एक कॉपी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उस डोमिनेंट कल्चर का कॉपी किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं अमेरिकन कल्चरल इंपेरियलिज्म में कि हमारा देश, देखो दोस्तों, हमारा देश ही पकड़ लो, आज कितना ज्यादा अमेरिका से यू नो कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, इन्फ्लुएंस है कितना ज्यादा अमेरिका से। ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों मन में, कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है दोस्तों, क्या ये भी गिल्टी है? देखो, मतलब पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म ना दोस्तों अपने आप को क्रिटिसाइज करता है, मतलब सेल्फ क्रिटिक करता है। जैसे देखो, तो कहा जाता है कि ज्यादातर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स वो क्या है, दे आर पार्ट ऑफ एन इलाइट एकेडमिक ग्रुप। मतलब ज्यादातर जो क्रिटिक्स है ना दोस्तों, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई क्लास एकेडमिक ग्रुप का हिस्सा है। एंड इनफैक्ट, चाहे वो कॉलोनाइज कंट्रीज में पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने बाहर के देशों में पढ़ाई किया, एंड इनफैक्ट अब बाहर के देशों में ही रहता है, एंड काम भी बाहर के देशों में करता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? उनको, मतलब वो ना अभी एक इंटेलेक्चुअल इलाइट का पार्ट है, और कह सकते हो दोस्तों वो गरीब या ऑप्रेस लोगों से अभी डिस्कनेक्टेड है। ठीक है। मतलब जिनके बारे में वो बातें करते हैं अपने लिटरेचर में, वो उनसे ही बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड। ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो क्रिटिक्स है, ये शायद उतना अच्छे से नहीं समझेगा रियल रियल जो स्ट्रगल है जो कॉलोनियल पीपल फेस कर रहे हैं। ठीक है। चाहे इनका थ्योरी का कुछ सही मीनिंग है, हाँ, या चाहे मतलब अच्छे से शेप किया गया है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि ये फुल्ली नहीं समझेंगे जब तक ये हमारी जिंदगी जिएंगे नहीं दोस्तों। समझ गए? तो अभी हम आते हैं एक नए टॉपिक में, जो कि है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ओके दोस्तों, तो देखो दोस्तों, इस पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में हम बात करते हैं कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एनालाइज करता है कल्चरल आइडेंटिटी को। ठीक है। अभी देखो कैसे एनालाइज करता है, देखता है कि जो आइडेंटिटी है ना दोस्तों, वो उतना ज्यादा फिक्स्ड या स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट, आइडेंटिटी जो है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड है, हाइब्रिड है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि ये आइडिया आता कहां से? ठीक है। तो कहा जाता है ये ज्यादातर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी से आता है। ठीक है। जो कहां पे डेवलप हुआ दोस्तों? फर्स्ट वर्ल्ड में डेवलप हुआ, मतलब यूके, यूएस ऐसी कंट्रीज में डेवलप हुआ। ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरीज। अभी आप पूछोगे कि ये थ्योरी क्या है, तो देखो दोस्तों, डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जो सेल्फ का बात मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था दोस्तों, सेल्फ, ये जो सेल्फ है ना दोस्तों, ये कोई सिंगल या स्टेबल आइडेंटिटी नहीं है दोस्तों। ठीक है। ये सेल्फ एक्चुअली डिफरेंट सेल्फ से बना हुआ है। समझ गए? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अ सेल्फ इज नॉट वन सिंगल एंड स्टेबल आइडेंटिटी, वी आर ऑल मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट सेल्फ्स। ठीक है। मतलब ये जो वर्ल्ड है दोस्तों, इस वर्ल्ड का कोई फिक्स्ड या ट्रू मीनिंग नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ये चीज आपको दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म में मिलेगा, जो कि मैं आपको समझाऊंगा आगे, आगे किसी और वीडियो में। ठीक है। अब देखो दोस्तों, चाहे हमारा खुद का आइडेंटिटी एक मतलब बताया जाता है कि हमारा जो खुद का आइडेंटिटी है ना दोस्तों, ये भी बस एक इल्यूशन है, और ये बस सोसाइटी का बिलीफ और वैल्यूज से बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। और इससे ना दोस्तों हम ये समझते हैं
कि हमारा जो आइडियाज है या फिर हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये कितना ज्यादा शेप हुआ है फ्रॉम आइडियोलॉजीज अराउंड अस। मेरी समझ दोस्तों, मैं समझाता हूँ दोस्तों कि हम या आप जो व्यूअर है, आप अपने आप को कैसे देखते हो, ये बहुत ज्यादा इस चीज पे निर्भर करता है कि आप किस आइडियोलॉजी से भरे हुए हो। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अभी आगे चलते हैं। अभी देखो, ये जो अप्रोच है ना दोस्तों, डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच, इसका कुछ स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी है। ठीक है, पहला स्ट्रेंथ है कि डिकंस्ट्रक्शन पावरफुल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम वेस्टर्न थॉट को समझ पाते हैं। ठीक है, हम ये समझ पाते हैं कि लिटरेचर और फिलोसफी कितना ज्यादा यूरोसेंट्रिक है। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि जो देश, यानी कि जैसे हमारा देश या कोई और देश जो कोलोनाइज था, जो अपना आइडेंटिटी वापस से बिल्ड करना चाह रहे हैं इतने साल का कोलोनाइजेशन के बाद, वो शायद इस थ्योरी को बिलीव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये आइडेंटिटी को डिस्टेबलाइज करता है। मतलब देखो, अगर कोई अगर आपको आके बोले कि आपका जो आइडियोलॉजी है, आपका जो आइडेंटिटी है, वो एक्चुअली बस इल्यूजन है, आप बस कॉपी कर रहे हो दूसरे का, तो क्या आप मानोगे ये चीज? आप शायद विश्वास ही नहीं करोगे। आ, एक फिर से एक नए वेस्टर्न थ्योरी का, जो आपको कह रहा है कि आप आपका आइडियोलॉजी बस एक इल्यूशन है। मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, इजीली, शायद आपको समझ नहीं आया होगा। देखो दोस्तों, हमें अब तक ब्रिटिशर ने कब्जा किया था, हमें उन्होंने हमें उन लोगों का थ्योरी समझाया, हमें उनकी तरह बनाया। फिर ब्रिटिशर्स चला गया, हम धीरे धीरे अभी वापस से स्टेबल हो रहे हैं। अभी अगर कोई हमें वापस आके बोले कि, स्पेशली अगर कोई वापस से कोई ब्रिटिशर ही वापस आके बोले कि आपका जो थ्योरी है, आपका जो आइडियोलॉजी है, आपका जो आइडेंटिटी है, वो बस इल्यूजन है, तो क्या आप उसकी यकीन करोगे? क्या आप उसकी बात मानोगे? शायद नहीं। तो यही बोलता है, यही इसका इशू है, मतलब डिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है दोस्तों, समझ गए? फिर एक और इशू आता है, जो कि है फियर ऑफ मिसयूज। मतलब देखो, ये जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है ना दोस्तों, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको यूज किया जा सकता है टू स्टडी वेस्टर्न लिटरेचर, जैसे शेक्सपियर का या कॉनराड का। ठीक है, लेकिन कुछ थ्योरिस्ट है जो ना मतलब वरी करता है कि शायद हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को वापस से एक मतलब वापस से एक मतलब नया तरीका बना देंगे, जिसमें हम वापस से वही पुराना फर्स्ट वर्ल्ड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब लोग डरता है, लोगों के अंदर फियर है कि शायद तो थर्ड वर्ल्ड और फोर्थ वर्ल्ड लोगों का वॉइस है, राइटर्स का वॉइस है, वो दब जाएगा। ठीक है, ये एक फियर है, बट एक होप है। ठीक है, क्यों क्यों होप है? क्योंकि बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है ना, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। जैसे हमारा चिनुआ एचवी, सलमान रश्ते, जमाइका किंचियाड एंड इंजुगी योथियोंग, इसको मैं प्रोनाउंस करने में हमेशा मुझे गलती होता है, तो मुझे माफ कर देना। और ऐसे कुछ लोगों ने नोबेल प्राइज भी जीता है लिटरेचर में, जैसे ओल सोइंका, और आप बाकी नेम भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज ग्रोइंग इन एजुकेशन। मतलब क्या होता है दोस्तों, आजकल ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर या थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर कोर्स ऐड किया गया है, जिससे मतलब इस फील्ड में बहुत ज्यादा और नॉलेज बढ़ रहा है और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है इस फील्ड में। तो दोस्तों, अभी जो आज के वीडियो का फाइनल कंसर्न है, वो है कोलोनाइजिंग। ठीक है, कोलोनाइजिंग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, भले ही पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स सक्सेस पा रहे हैं, लेकिन एक कंसर्न अभी भी है। क्या कंसर्न अभी भी है दोस्तों? कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है दोस्तों, ये शायद टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहा है
यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा यूरोप वापस से इस थ्योरी को डोमिनेट करेंगे और इस बार इंटरप्रिटेशन की थ्योरी से डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो डर किस बात का दोस्तों? डर इसी बात का है कि जो वेस्टर्न कल्चरल नॉर्म्स है वो शायद अभी भी इस चीज को कंट्रोल करेंगे कि हम कैसे एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क को समझते हैं या समझाते हैं लोगों को। समझ गए दोस्तों? आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं फोर्थ पार्ट में, जो कि लास्ट वीडियो होगा पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।